हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मेंस्ट्रुएशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें फार्मूलों में दिक्कत हो रही है। तो मैं आज आपका कष्ट मिटाने आया हूँ। आप किस सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आपको पता है एचटेट के एग्जाम की डेट आई हुई है। अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करता हूँ, चाहे एचटेट टीजीटी की बात करूँ चाहे पीआरटी की, अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशन से 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन आपका बहुत जरूरी टॉपिक है टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी टीचिंग एग्जाम में मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका समाधान क्या है? इसका सबसे बड़ा समाधान है इसके फार्मूले। मेंस्ट्रुएशन के अगर फार्मूले आपको याद हैं तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपके लिए इजी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस मेरा यही मकसद है कि मैं इस वीडियो में आपको सारे फार्मूले याद करा दूं, आपको अलग से कुछ भी ना देखना पड़े। और आप मेंस्ट्रुएशन में कोई भी क्वेश्चन लगाओ तो एटलीस्ट फार्मूले की वजह से वो ना रहे। एक चीज और बता दूं, मैंने ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपकी लगभग जहां भी फार्मूलों की जरूरत है उनकी वीडियो बना रखी है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की जरूरत होती है, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऐसे ही अलजेब्रा के फार्मूलों की जरूरत होती है, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब ये फिलहाल मेंस्ट्रुएशन की वीडियो है, इसमें हम कंप्लीट फार्मूले पढ़ेंगे। और इसके सिवा कोई भी अलग से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन किसी बुक को भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एचटेट की, टीजीटी की और पीआरटी की प्रैक्टिस करा दीजिए। भाई यूट्यूब पे मैंने 20 प्रैक्टिस सेट डाल रखी हैं, वो मोर देन इनफ है और लगभग सिलेबस पढ़ा रखा है। तो अब मैं बस वही चीज दे रहा हूं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, भाई आपको कुछ और ऐसा मुश्किल टॉपिक लग रहा है मैथ का जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर देंगे, मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा। लेकिन वो वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जो आपकी मेंस्ट्रुएशन है ना, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है हमारा 3D आकृतियां और एक पार्ट है हमारा 2D आकृतियां। 2D बोले तो 2 डायमेंशन, दो विमाएं, और 3 डायमेंशन मतलब 3 विमाएं। कुछ आकृतियां आपकी 3 डायमेंशन होती हैं, कुछ आकृतियां आपकी 2 डायमेंशन होती हैं। अगर मैं 3 डायमेंशन आकृतियों की बात करता हूं तो यहां पर आकृति होती है आपकी घन, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। एक होती है आपकी घनाभ, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। एक होती है आपकी बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। एक होता है आपका शंकु, जिसको कोन बोलते हैं। एक होता है आपका स्फेयर, जिसको हम गोला बोलते हैं। ये मैंने जो भी लिखे हैं ये सब 3D आकृति हैं। इनके सभी के फार्मूले ऐसे याद करा दूंगा आपको कि आपको कभी कष्ट नहीं होगा, और रटवाऊंगा नहीं, समझा दूंगा फार्मूले कैसे बने हैं। उसके बाद अगर बात करता हूं 2D आकृतियों की, तो इसमें 3 प्रकार की आकृतियां हैं आपकी। एक है आपकी ट्राइंगल, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। एक है आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। और एक है आपका सर्कल, जिसको हम वृत्त बोलते हैं। ये सभी 2D आकृतियां हैं। इनको हम प्लेन सरफेस पर अपने एक सिंपल कागज पर बना सकते हैं इन आकृतियों को। ये आपकी 2D आकृतियां होती हैं। त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं, चतुर्भुज 5 प्रकार की होती हैं, और एक आपका ये वृत्त है। 2D आकृति में आपसे दो ही चीज पूछी जाएंगी मेंस्ट्रुएशन में। या तो पूछा जाएगा आपसे परिमाप, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर पूछा जाएगा एरिया, या फिर जिसको हम अक्षेत्रफल बोलते हैं। 2D आकृतियों की दो ही चीज पूछी जा सकती हैं, या परिमाप और या फिर अक्षेत्रफल। अगर मैं परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो एक ही शब्द में खत्म करता हूं। कोई भी आकृति है, उसकी बाउंड्री की लंबाई, जैसे चतुर्भुज और त्रिभुज है तो इनकी सारी भुजाओं का जोड़ आपका पेरीमीटर हो जाएगा। यहां पर वृत्त की पैरामीटर या सरकमफ्रेंस या परिधि, इसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई। तो पेरीमीटर पे तो बात ही खत्म होगी। सारी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दें, उसका पेरीमीटर होता है। अगर मैं बात करता हूं 3D आकृति की, तो यहां पर भी आपसे दो चीज पूछी जाएंगी। एक पूछा जाएगा आपसे एरिया, क्षेत्रफल, और एक पूछा जाएगा आपसे वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, इनका एरिया और वॉल्यूम,
इनका पेरीमीटर और क्षेत्रफल। आज इन सारी आकृतियों के फार्मूले हम याद करेंगे और एक भी आकृति ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को ध्यान से पूरा एक बार तबीयत से देख लें और कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में आप कुछ भी नोट करने के लिए ना बैठे, सिर्फ समझने के लिए बैठे। ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो भी मैं लिख रहा हूं उसके साथ। आपको खुद से नोट करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से देख लो। पहले मैं 3D आकृतियां शुरू कर रहा हूं। 3D आकृतियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है हमारा प्रिज्म और एक है हमारा पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है? प्रिज्म वो सभी आकृतियां हैं जिनका आधार और टॉप, बेस और टॉप दोनों सेम है। जिसका आधार और टॉप, जिसका बेस और टॉप सेम है। सेम से क्या अर्थ है? जैसे कि मैं एक आकृति बनाता हूं आपके सामने। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसका बेस सर्कल है, वही आइडेंटिकल सर्कल ऊपर है, इसलिए इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। और ऐसी आकृति कौन कौन सी है? ऐसी आकृति 3 है आपकी। ये आपका घन क्यूब है और ये आपका क्यूबॉइड है। ये तीनों आकृति आपकी प्रिज्म का पार्ट है। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है कोई भी ऐसी आकृति जो बेस उसका कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन टॉप एक पॉइंट पे खत्म होती है। इस तरीके से नीचे बेस इसका सर्कल है, लेकिन टॉप जो है उसका बिल्कुल एक पॉइंट है। क्या ये एक ही आकृति है? और बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं ऐसे, जैसे कि ये है। बेस इसका क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन टॉप पर एक पॉइंट पे खत्म हो रही है। और क्या हो सकता है? बेस इसका ट्रायंगल है, लेकिन ऊपर एक पॉइंट पे खत्म हो रही है। तो कहने का मतलब हमने 3D आकृतियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपके प्रिज्म और एक हमारे पिरामिड। अब बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म के फार्मूले कैसे याद किए जाएं? देखिए जी, प्रिज्म के बारे में बहुत छोटी चीज याद रखनी है आपने। पहला, एक लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है? कोई भी आकृति है आपकी, कोई भी प्रिज्म वाली आकृति है, ये तीनों आकृतियां, इनका लेटरल सरफेस एरिया, जिसको पांच सर्वपृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, जिसका ये वाला सरफेस, जिसकी ये सतह गोल है, उसके क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जिसकी सतह चपटी है, उसके क्षेत्रफल को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं हम पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल। इन तीनों आकृतियों का अगर आपसे पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है इस हिस्से का क्षेत्रफल, इस हिस्से का क्षेत्रफल, इस हिस्से का क्षेत्रफल। बेस और टॉप को छोड़कर, बेस और टॉप की बात नहीं हो रही है। अगर लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात चल रही है, तो वो बात हो रही है सिर्फ इस एरिया का क्षेत्रफल। और ये निकलता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। बस याद हो गया आपको, इतना ही था बस। उसके बाद इसको अगर मैं हिंदी में भी लिख दूं एक बार, आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब मेरे पास 3 आकृतियां थी। एक बार एक एक आकृति दोबारा बना के बताता हूं। सबसे पहले मैंने बनाया ये बेलन, जिसको हम बोलते हैं आपका सिलेंडर। इसमें दो चीजें होती हैं, एक इसमें सर्कल है नीचे, तो सर्कल की एक रेडियस होती है, एक इसकी हाइट होती है। दो चीजें होती हैं इसमें। अगर आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप। इसका आधार कैसा है? इसका आधार एक सर्कल के आकार का है, एक वृत्त के आकार का है, और वृत्त का परिमाप, जिसको हम परिधि बोलते हैं, वो निकलता है 2 पाई आर। ठीक है, और इसका एरिया निकलता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ये याद रखेंगे आप। तो इसका मतलब अगर इसके आधार का परिमाप निकालना है तो वो निकलेगा 2 पाई आर। आधार का परिमाप निकल गया, गुणा में ऊंचाई। ये लीजिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। रटने की जरूरत नहीं है, शायद आपको समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। इसका आपसे फिर कोई वॉल्यूम पूछ ले,
वॉल्यूम बोले तो आयतन। आयतन कैसे निकलेगा? आयतन निकलेगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। अब इसका आपने वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार है वृत्त के आकार का, सर्कल के आकार का, और उसका क्षेत्रफल या एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई। ये लीजिए जी, इसका आयतन निकल गया। मुझे नहीं लगता कोई कष्ट है, लेकिन इसका आपसे टोटल सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है। ये टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होता है? पहले समझे सरफेस क्या होता है। एक वर्ड है इसमें बार बार आएगा, सरफेस। इसको हिंदी में बोलते हैं सतह। जब मैं कह रहा हूं लेटरल सरफेस एरिया, तो जो ये वाली सतह नजर आ रही है ना गोल वाली, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब लिखा जाता है टोटल सरफेस एरिया, उसका मतलब ये है इसमें जितनी भी सतह आपको दिख रही है सभी का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कौन कौन सी सतह नजर आ रही है आपको? एक तो ये सतह नजर आ रही है, और एक ऊपर और एक नीचे भी तो सतह है ना, जिसको आप टच कर सकते हो। जो इस आकृति को, फिगर को जहां से आप टच कर सकते हो, उसकी सतह को ही टच करोगे आप। या तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को टच करोगे, या फिर टॉप पर, और या फिर बेस पे। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, उसमें लेटरल सरफेस एरिया तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, ये वाला क्षेत्रफल तो जोड़ना ही पड़ेगा, साथ में इसके आधार का क्षेत्रफल और आपके टॉप का क्षेत्रफल, ये दोनों और जोड़ने हैं। और मैं 2 से गुणा करूंगा। 2 से क्यों गुणा कर रहा हूं? मैं आधार का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, उसी को 2 से गुणा कर दूंगा तो ऊपर वाला भी आ जाएगा। तो 2 गुणा में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये लीजिए। अब मैं बोलूंगा कि लेटरल सरफेस एरिया आया था मेरा 2 पाई आर एच, प्लस में बेस का क्षेत्रफल निकलता है, बेस तो मेरा वृत्त के आकार का है, उसका क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर। 2 से गुणा कर दिया क्योंकि टॉप भी सेम है। इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका h जमा में r। ये लीजिए, ये आपके बेलन बोले तो सिलेंडर के फार्मूले हैं, एक भी रटाया नहीं है, समझाए हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये समझ लो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब आप ये समझ लो, आपको सिर्फ बेलन के फार्मूले याद नहीं हुए हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के भी हो गए हैं। देखिए कैसे, वो भी हमारे प्रिज्म ही हैं, वो भी हमारे प्रिज्म हैं। और कैसे प्रिज्म है वो भी दिखाता हूं मैं। एक प्रिज्म है ये, और एक प्रिज्म है ये। पहले इन दोनों आकृतियों को समझे एक बार आप, कैसी आकृतियां हैं ये। जो मेरी पिछले वाली आकृति थी ना, उसका बेस जो था वो एक सर्कल के आकार का था, एक वृत्त के आकार का था। अब ये है आपका क्यूब, जिसको हम बोलते हैं घन। इसका बेस कैसा है? इसका बेस वर्ग के आकार का है। इसका बेस वर्ग के आकार का है। अब वर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, हालांकि वर्ग के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी यहां जरूरत है तो यहीं पर बताता हूं आपको। वर्ग एक ऐसी आकृति है, वर्ग मान लो, हालांकि वर्ग नहीं लग रहा है मुझे, चलो मान लो, लेकिन फिलहाल वर्ग जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर इसका परिमाप निकालना हो, मैंने बताया था 2D आकृतियों का परिमाप निकलता है, और ये एक 2D आकृति है आपकी, बताया था ना, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये 2D आकृतियां हैं। तो ये 2D आकृति है, इसका परिमाप निकलेगा, और सारी आकृतियों का परिमाप निकलता है उसकी भुजाओं का जोड़। सारी भुजाओं को जोड़ूं तो 4 आ गया। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो इसका एरिया निकलेगा इसकी दोनों भुजाओं की, इसकी लंबाई और चौड़ाई को लिख लो, या फिर भुजा गुणा भुजा बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा। क्यों आया है इसको आगे पढ़ेंगे हम, ये भी प्रूफ करूंगा आगे। तो इसका एरिया निकलता है भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको पता भी होगा। इसके बाद इसका एक विकर्ण भी होता है भाई। ये विकर्ण कितना होगा? ये विकर्ण होगा, अगर ये एक में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है मुझे, अगर इसमें ये विकर्ण निकालना है ना, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। लंबाई का वर्ग या फिर परपेंडिकुलर का वर्ग, बेस का वर्ग, तो इसको अगर मैं निकाल लूंगा
तो ये √2a आएगा। ये मुझे पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो ये मैं क्यूब पढ़ रहा हूं ना, इसका बेस है ऐसा। ठीक है, अब क्या था एक्चुअल में, नीचे एक वर्ग था, एक स्क्वायर था, उसको हाइट दे दी। ये आकृति आपके कमरे के आकार की है, और एक ऐसा कमरा जिसकी सारी सतह आइडेंटिकल है। सारी सतह बताया था सरफेस, जो भी सरफेस इसमें दिख रहे हैं, इसमें कितने सरफेस दिख रहे हैं आपको? आपके कमरे में कितने सरफेस होते हैं? 4 आपकी दीवारें होती हैं, 4 सरफेस, एक आपकी वो फर्श होता है और एक आपकी छत होती है, 6 सरफेस होते हैं आपके। इसके 6 के 6 सरफेस आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब सारे वर्ग हैं और एक जैसे वर्ग हैं, सारे वर्ग इसके एक जैसे हैं। अब अगर इसके सारे वर्ग एक जैसे हैं तो क्षेत्रफल निकालना तो कुछ बचा ही नहीं फिर इसमें। देखो, इसकी सारी भुजाएं ए हैं, इसकी जितनी भी भुजाएं आपको दिख रही हैं सारी ए हैं। अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आपको ऐसे बोला जा सकता है कि एक घन आकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। इसको हम 500 पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक तो तरीका ये है, इसमें अगर मैंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 6 वर्ग बने हुए हैं, 6 वर्गाकार सतह है, 6 की 6 बराबर है। अगर एक वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो वो निकलता है भुजा गुणा भुजा। अगर इसमें 4 सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 1 2 हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा की पावर 2 हो जाएगा। अगर 4 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है, 4 दीवारें हैं, तो 4 1 2 हो जाएगा। दूसरा, अगर इसका कल को कोई आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितनी सतह है सारी का क्षेत्रफल निकाल दो। कितनी सतह है इसमें? इसमें 6 वर्ग बने हुए हैं, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 2, 6 वर्गों को हो जाएगा 6 1 2, टोटल क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद कल को कोई इसका वॉल्यूम पूछ ले आपसे, वॉल्यूम मतलब आयतन, वो कैसे निकलेगा? मैंने अभी बताया कि ये आकृति भी आपकी प्रिज्म है। कौन सी आकृति है? ये प्रिज्म। और यही फार्मूले लगेंगे। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीपल हाइट, वॉल्यूम निकालना है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो इसका अगर मुझे आयतन निकालना है तो फार्मूला रहेगा आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इसका आधार कैसा है? आधार तो वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा। ये हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। मैंने कहा इसकी सारी भुजा सेम है, वो भी ये है। ये लीजिए 1 3। जो आपका क्यूब है उसका लेटरल सरफेस एरिया 4 1 2, उसका टोटल सरफेस एरिया 6 1 2, उसका वॉल्यूम 1 3। ठीक हो गया जी। अब आपके मन में एक बात उठनी चाहिए कि सर आपने तो लेटरल सरफेस एरिया किसी और तरीके से चिपका दिया, आपकी बात आपने वो प्रिज्म वाला तरीका नहीं बताया, वो लगा देता हूं। कोई भी आकृति प्रिज्म है जिसका आधार और टॉप सेम है, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर परिमाप, बेस का परिमाप कितना आया था? 4a, और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई भी a है। ये लीजिए, ये दोनों सेम है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। गॉट माय पॉइंट? इसको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। आपका टोटल सरफेस एरिया में पहले ये जोड़ देंगे और फिर 2 आधारों का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। भाई देखो, एक चीज यहां पर रुक के बताना चाहूंगा मैं आपको, मैं पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। YouTube पर इतना मटेरियल डाल रखा है, शायद ही किसी टीचर ने किसी टीचिंग एग्जाम के लिए डाल रखा होगा। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद भी जब आप वीडियो देखने आते हो तो वीडियो को बिना लाइक करे और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे मोटिवेट करता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है और करते रहना चाहिए, तभी कोई टीचर आपको यूट्यूब पर वीडियो देगा। अदरवाइज आप देखेंगे ज्यादातर जो टीचर है वो सिर्फ आपको न्यूज देने पर आगे हैं, और उसका केवल कारण ये है कि आप उन्हीं को देखते हो। तो आप कोशिश करा करो, जो सही मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत के लिए आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, आज बहुत ज्यादा जोर लगा दिया इस बात पे। चलिए, अगली आकृति है हमारी क्यूबॉइड।
अब ये क्यूबॉइड कैसी आकृति होती है, ये भी हमारा प्रिज्म है, इसका आधार और टॉप हमारा सेम है, इसका आधार और टॉप हमारा सेम है, इसीलिए प्रिज्म है। और प्रिज्म के फार्मूले तो हमें याद है, अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई, आपका वो आयतन निकालना है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, वो हमें याद है, बस वही लगाएंगे। पहले इसका बेस कैसा है ये बताओ मुझे। जो इसका बेस है, इसका बेस आयत के आकार का है, इसका बेस जो है वो आयताकार है, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका बेस आपका आयताकार है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उनको लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। इसका मतलब ये मेरी लंबाई है और ये मेरी चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है ये वाली, और ये भी चौड़ाई है। अब इसमें 6 सरफेस थे तो इसमें भी तो 6 ही सरफेस होंगे। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में एक ही फर्क है बस, इसकी तीनों भुजाओं के माप अलग अलग हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, बस इन दोनों में इतना फर्क है। इसका जो आधार है वो वर्गाकार है, स्क्वायर के आकार का है, इसका आधार आयताकार है। अब इसमें कितनी सतह आइडेंटिकल होती है, इसमें 3 आयत होती हैं, 3 रेक्टेंगल होती हैं और पेयर में होती हैं। कहने का मतलब एक नीचे रेक्टेंगल है, सेम ऐसी ऊपर है, जैसा फर्श वैसी छत। आपका कोई भी कमरा है, आप ये बोल सकते हो क्या कि आपके फर्श का आकृति अलग है और छत की आकृति अलग है, सेम होगी ना भाई। अगर नीचे जैसी आयत बन रही होगी सेम ऐसे ही ऊपर आयत बन रही होगी। अगर आपका कमरा जिसकी चारों भुजाएं सेम नहीं है तो क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं तो सेम होंगी। आप ये कहोगे जो इस तरफ की आयत है ऐसी ही सेम रेक्टेंगल इस तरफ भी है, तो 2 रेक्टेंगल इस तरफ होगी। ऐसे ही जो सामने वाली दीवार है ऐसे ही सेम इस तरफ वाली दीवार होगी। कहने का मतलब इसमें 3 रेक्टेंगल होती हैं और एक एक उनका पेयर होता है सामने। इसमें 6 की 6 सतह आइडेंटिकल होती हैं, इसमें 2-2 सतह आइडेंटिकल होती हैं और 3 इसमें आयत होती है। गोट माय पॉइंट। लेकिन इसका फार्मूले वही लगाएंगे, कैसे? पहला आप ये बताइए आयत का परिमाप कैसे निकलता है। आयत का परिमाप निकलता है 2 बाहर लंबाई जमा चौड़ाई। कैसे आया है बताऊंगा आपको। आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, किसी भी आकृति का परिमाप निकलता है सारी भुजाओं का जोड़, लंबाई लंबाई 2 बार, चौड़ाई चौड़ाई 2 बार, 2 बार निकालती है। इस तरीके से आयत का परिमाप आया है। आयत का क्षेत्रफल कैसे आता है? आयत का क्षेत्रफल आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत के है भाई। अब बात करते हैं अपने क्यूबॉइड की, जिसको बोलते हैं घनाभ। अगर इस घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया निकालना, पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, फार्मूला क्या था? पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप। इसका आधार है आयताकार और उसका परिमाप निकलता है 2 बाहर लंबाई जमा चौड़ाई। आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। ये लीजिए, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, साथ में 2h से अंदर गुणा भी कर सकते हो, 2LH 2BH, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2h से मैंने अंदर गुणा कर दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है? टोटल सरफेस एरिया के बारे में कहा था मैंने आपको कि इसकी जितनी सतह है सभी का क्षेत्रफल निकालना है। पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख देंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है जी, मैं निकाल चुका। ये लो, इसको लिख दिया। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब कौन कौन सी सरफेस बच गई, कौन कौन सी सतह बच गई? एक नीचे वाली सतह बच गई और एक ऊपर वाली, ये दोनों आइडेंटिकल है। एक का क्षेत्रफल निकाल दो। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आधार तो इसका आयत के आकार का था, उसका क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको 2 से गुणा कर देंगे, छत का भी क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लीजिए, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। चाहो तो इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हो। ये सारे फार्मूले कभी ना कभी आपने जरूर रटे होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है जी। उसके बाद अब तीसरा फार्मूला, जो इसको बोलते हैं इसका वॉल्यूम, इसका आयतन।
वॉल्यूम कैसे निकलेगा? किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकलता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, और इसका आधार कैसा है? वो तो रेक्टेंगल के आकार का है। आधार का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। ये लीजिए। क्या आपको कोई डाउट बचा? हमारी 3 प्रिज्म के प्रकार थे, सिलेंडर, आपका क्यूब और क्यूबॉइड। तीनों के क्षेत्रफल, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई कष्ट की बात नहीं है। उसके बाद अगर इसका कोई कल को आपको विकर्ण पूछ ले, जिसको हम डायगोनल बताते हैं, कैसे निकलेगा वो? फार्मूला बता दूं, सिंपल तरीका। इसके बेस का डायगोनल निकाल देंगे। इसके बेस का तो डायगोनल मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी। कितना आया था? √2a आया था। अब इसका जो मैंने पहले तो बेस का डायगोनल बनाया, आपको जो डायगोनल निकालना है वो बनाओ। इस पूरी आकृति का डायगोनल का मतलब है इसके नीचे वाले कोने को ऊपर वाले कोने से मिलाओ। ये डायगोनल निकालना है आपने। अगर आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ये a है, ये √2a है, इसको निकाल लोगे तो √3a आ जाएगा। बता सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लोगे, √2a का वर्ग और a का वर्ग, फिर इसको निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये √3a आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इसके आधार का विकर्ण निकाल लूं, आधार का मतलब जो इसके नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का विकर्ण निकलता है लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग और उसके ऊपर वर्गमूल। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये आएगा जी। अगर इसका आपको डायगोनल निकालना है तो पहले डायगोनल बनाना पड़ेगा, और डायगोनल है इसका ये। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओ आप, ये है आपका आधार, ये 90 डिग्री है, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये आपका आधार है √, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और ये ऊंचाई है। अगर आप इनका तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो डायगोनल आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा √L की 2 प्लस B की 2 प्लस H की 2। ये लीजिए। विकर्ण कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने आकृति सीखी प्रिज्म वाली। चलिए अब एक आकृति और सीखते हैं 3D। अब हम सीखते हैं पिरामिड। एक पिरामिड बनाते हैं भाई। ये है आपका पिरामिड 1, जिसको हम शंकु या कोन बोलते हैं। ये है शंकु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। इसमें क्या क्या है? इसमें इसका आधार वृत्ताकार है, और एक इसकी ऊंचाई है ये, और ये इसकी रेडियस है। ये इसके आधार की रेडियस है, ये इसकी ऊंचाई है। इसमें एक और चीज है, स्लैंट हाइट है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। इसमें एक त्रिज्या है, एक ऊंचाई है, और एक तिर्यक ऊंचाई है। और आप ध्यान देंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। इसका मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपका तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर होगा ऊंचाई का वर्ग और जमा आपकी रेडियस का वर्ग। ये आप याद रखेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब ये है आपका पिरामिड। पिरामिड के फार्मूले कैसे होते हैं? पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा? कोई भी प्रिज्म हो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा 1/2 गुणा में आधार का परिमाप गुणा में तिर्यक ऊंचाई। ये लीजिए, क्या रहेगा? 1/2 आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस। इसका आधार है वृत्त, और वृत्त का परिमाप या सरकमफ्रेंस निकलती है 2πr, अभी बताया था। इसका वृत्त का एरिया निकलता है πr²। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो वो निकलेगा 2πr। ये हो गया आधार का परिमाप, गुणा में तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट L। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फार्मूला आ गया आपका πrl।
अगर कोई शंकु का, कोन का आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया पूछता है तो वो होता है पाई आर एल। कैसे आया? आधार का परिमाप गुणा में तिर्यक ऊंचाई बटे में। तो ये याद रखेंगे, ये सभी प्रिज्म के लिए, सभी पिरामिडों के लिए है ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रिज्म का था, इसमें बस सिर्फ 3 से भाग करना है। 1/3, 3 से भाग किया, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। वो सेम है, उसमें भी यही था, उसमें भी आयतन यही था, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, बस इसमें 3 से भाग करना है। चलिए निकालते हैं। 1/3 आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? आधार तो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर गुणा में ऊंचाई, ये लो जी h। इस तरीके से निकलता है आपका शंकु का आयतन और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको हो गया सर टोटल सरफेस एरिया भी बता दो। फिर टोटल सरफेस एरिया बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने पृष्ठ दिख रहे हैं सभी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? पहले निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें एक ही आधार है, बाकी इसके बाद जो सरफेस बचता है सिर्फ नीचे वाला बचता है, ऊपर तो सिर्फ एक बिंदु है, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, सिर्फ आधार का क्षेत्रफल जोड़ना है, एरिया ऑफ बेस। बस आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई आर एल, इसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे जो पाई आर स्क्वायर है, इसमें से कॉमन आ जाएगा पाई आर, अंदर बचेगा आर जमा में एल। ये लीजिए आपकी तीनों 3D आकृतियों के, सॉरी आपकी पिरामिड और प्रिज्म की जो आकृतियां हैं 3D की, जो आपसे मेंस्ट्रुएशन में पूछी जानी है, उनके आपको क्षेत्रफल बता दिए हैं। अब एक बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं गोला, स्फेयर। ये लीजिए, ये है आपका गोला। जिसको हम बोलते हैं स्फेयर। गोले में एक ही चीज होती है, वो है आपकी सिर्फ त्रिज्या। इसके फार्मूले कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे याद किए जा सकते हैं। अगर आपसे इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही होता है, इसका कोई लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बस दो ही फार्मूले हैं, ऐसे कैसे याद रखे जा सकते हैं। कोई लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, इसके सरफेस का एरिया, उसको टोटल सरफेस एरिया बोल लो या सरफेस एरिया बोल लो, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बस उसके बाद इसमें एक चमत्कार कर दिया जाता है, इसको कई बार काट के आधा कर दिया जाता है, जिसको हम हेमिस्फेयर या अर्धगोला बोलते हैं। अर्धगोला या हेमिस्फेयर। अब इस हेमिस्फेयर में भी एक ही चीज होती है, वो होती है हमारी रेडियस। इसका एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहां से आया? क्योंकि इसमें एक और सतह बन गई है, इसको काटने की वजह से इसमें एक और सतह बन गई है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होगा भैया, आपने अर्ध उसका गोले का आधा कर दिया है, क्षेत्रफल का भी आधा हो जाएगा, इसका आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई इसका वॉल्यूम पूछ ले अर्ध गोले का, जितना गोले का वॉल्यूम है उसका आधा कर दो, इसका आधा कर दिया। बस एक चीज इसमें याद रखने वाली है, वो है टोटल सरफेस एरिया भी होगा इसका। इसका टोटल सरफेस एरिया क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक और सतह बन गई है, इसको काट दिया ना बीच से, तो ये एक सतह और होगी। उसका तरीका क्या है? टोटल सरफेस एरिया हमारा कैसे निकलता है? पहले कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दो, अब इसमें जो एक सतह बन गई है उसका क्षेत्रफल निकाल दो। ये इसमें एक वृत्ताकार एक सतह बन गई है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर, ये और जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आपके एग्जाम में जितनी 3D आकृतियां पूछी जाती हैं सभी का फार्मूले अच्छे तरीके से बता दिए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब 2D आकृतियों पे चलते हैं।
उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको, ये जरूरी है। इसमें मैं, जो मेरा चैनल है वो डेडिकेटेडली टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ की तैयारी कराता है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एचटेट, टीजीटी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको मैथ की तैयारी करनी है, तो ये आपका संकल्प बैच है। मेरा बैच कंप्लीट हो रखा है, सारी की सारी वीडियो डल चुकी हैं। ये शुरू किया था 1 जनवरी को, जब आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला था, लेकिन फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने आराम से अप्रैल तक इसमें सिलेबस पूरा कराया, क्योंकि एग्जाम डेट नहीं थी। तो इसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस इस तरीके से पढ़ा रखा है जिस तरीके से अभी आपको बताया है। आप इस कोर्स को परचेज करके एचटेट टीजीटी मैथ की और अपने एचटेट टीजीटी मैथ के पीआरटी की तैयारी कर सकते हो इस बैच की तरफ। अगर आपकी तैयारी हो गई है और आप चाहते हो कि एचटेट टीजीटी मैथ की हमें प्रैक्टिस सेट मिल जाए, तो फिर मैंने ये प्रैक्टिस सेट भी बना रखे हैं। ये कहाँ पर अवेलेबल है? मेरे ऐप पर, मैथ्स विद राकेश चोकर पर। ये मैंने 10 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं। ये 10 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलेगी आपको जैसे ही कोर्स में एनरोल करोगे आप, और उनकी आंसर की मिलेगी, और साथ में उनकी 10 वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ये सबसे बेस्ट बात है। आपको मैं सिर्फ सॉल्यूशन दे दूं उसका कोई फायदा नहीं है, मैं कैसे अपने तरीके से कैसे क्वेश्चन निकालता हूं वो भी समझाया जाएगा आपको। तो आप इस तरीके से 10 प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर मैथ या तो 80 नंबर का आता है या 100 नंबर का आता है। अगर उस मैथ की तैयारी करनी है आपने, तो सिर्फ केवीएस के लिए संपूर्ण बैच है। इसमें भी सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी सारे करा दिए हैं। ये भी मैंने 15 फरवरी से स्टार्ट किया था। अब ये इसमें लगभग क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच खरीद सकते हैं। अगर आप केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए एक ही बैच लेना चाहते हैं, तो ये ब्रह्मास्त्र बैच है। इसमें काफी क्लासेज बची हुई हैं अभी, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है। अभी बिहार स्टेट भी चल रहा है। अगर बिहार स्टेट या बीपीएससी के पेपर 1 की आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, वहां भी मैथ 100 नंबर का आता है, तो उसका कोर्स ये मैंने कल ही बनाया है। इसकी पहली क्लास ही हुई है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, टीचिंग एग्जाम में जहां भी मैथ आता है उसका आप कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सारे कोर्स के बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस हैं, इसमें आप आराम से पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि मैथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते। एक टीचर आपको बेहतर गाइडेंस देके जल्दी तैयारी करा देता है। बाकी मैंने यूट्यूब पर काफी चीजें पढ़ा रखी हैं, अगर आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसको आप, किसी भी टॉपिक का नाम लिखो जो टीचिंग एग्जाम में आता है और लिखो बाय राकेश चोकर, उसमें एक वीडियो जरूर मिलेगी मेरी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 2D आकृतियों की। 3D आकृतियों के बारे में जो हमने जानना था वो जान लिया। अब जो हमारी 2D आकृतियां है ना, उसमें सबसे पहले है मेरी ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल आपकी 3 प्रकार की होती है, भुजाओं के आधार पर, और 3 प्रकार की होती है कोण के आधार पर। ये थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट है, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ये एक ट्राइंगल है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल हो सकती है। ये ट्राइंगल कैसी भी ट्राइंगल है, आपकी ये समकोण ट्राइंगल है, ये आपकी विषमबाहु त्रिभुज है, आपकी समबाहु त्रिभुज है, आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कोई भी हो, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। ये कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपने इसका एरिया निकालना हो तो आपके पास इसका कोई एक एंगल होना चाहिए। आपके पास इसका कोई एक एंगल होना चाहिए, और जो 2 आर्म्स, जो 2 भुजाएं वो एंगल बना रही हैं, उन दोनों का माप पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप। उसका क्षेत्रफल का फार्मूला रहेगा आपका 1/2 इन दोनों भुजाओं की गुणा, और इस एंगल का साइन थीटा ले लेंगे। ये पहला फार्मूला है। हो सकता है ये पहला ही फार्मूला ना सुना हो आपने। सबसे आसान फार्मूला यही है। कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का मैंने नाम नहीं पूछा, कोई भी हो सकती है, उस ट्राइंगल में एक एंगल दे रखा, और जो एंगल जिन भुजाओं से बन रहा है उन दोनों भुजाओं का माप दे रखा है, तो इस तरीके से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इन केस वो ट्राइंगल जो है, जो उसका वो एंगल है ना, वो 90 डिग्री का है। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो जो 2 भुजाओं के बीच का एंगल थीटा था ना, वो अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो ये हो जाएगी आपकी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर मान लो इसमें ये ए है और ये बी है।
अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं इस फार्मूले से, तो क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 गुणा में सबसे पहले a गुणा b और गुणा में साइन, अब की बार थीटा का मान 90 है और साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मतलब ये 1 गुणा होगा तो हट ही जाएगा बस। दूसरा फार्मूला हो गया है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसका क्षेत्रफल निकलता है उसकी सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको छोड़कर दोनों भुजाओं को गुणा करो और 2 से भाग कर दो, या फिर जिस पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है जिन दो भुजाओं से, उनको गुणा करो 2 से भाग करो। अब आप कहोगे कि क्या सर ये फार्मूला यहां भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कैसे लगेगा, अगर मैं इसमें एक ऊंचाई बढ़ा लूं, अगर मैं इस ट्रायंगल में एक ऊंचाई बढ़ा लूं, अगर ये मैं इस ट्रायंगल की ऊंचाई बढ़ा दूं, तो कहने का मतलब ये 90 डिग्री हो गया है। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया है और इस ट्रायंगल पर आप यही फार्मूला लगाओ, तो हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर उसकी ऊंचाई दे रखी है तो वो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और साइन थीटा का मान आपका 1 हो जाएगा, साइन थीटा रखने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ऊंचाई नहीं दे रखी, एक एंगल उसकी साइड वाली भुजा दे रखी है, तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उन दोनों भुजाओं को गुणा करके 2 से भाग कर देंगे। ये मैंने अब तक बताया है, वो त्रिभुज कोई भी हो सकती है, मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया। अगर कोई त्रिभुज आपको दे देता है, शायद ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने भाई, थोड़ा छोटा बनाते हैं। अगर कोई आपको एक त्रिभुज दे देता है और उसकी इन रेडियस दे देता है, इन रेडियस मतलब अंत त्रिज्या, उसके अंदर एक वृत्त बना दे और उस वृत्त की त्रिज्या को हम अंत त्रिज्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, या तो इन रेडियस या फिर इसको अंत त्रिज्या। और इसका मतलब क्या है, इस त्रिभुज के अंदर मैं अगर एक वृत्त खींचूं और इसकी तीनों भुजाओं को टच करके जाए, उसको इसका अंतःवृत्त बोलते हैं। अगर ये अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी हो और सारी भुजाएं दे रखी हो, सारी भुजाएं दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है आपका पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा। किसी भी आकृति का परिमाप कैसे निकलता है, उसकी सारी भुजाओं का जोड़। तो इसकी सारी भुजाओं का जोड़ करा और उसको 2 से भाग कर दिया, तो ये हो गया आपका सेमी पैरामीटर। इसको एस से डिनोट करते हैं, छोटे एस से। अगर आपको सारी भुजाएं दे रखी हैं और इन रेडियस दे रखी है, तो भी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और फिर इसका क्षेत्रफल निकलेगा R × S। ये आप याद रखेंगे, बड़ा कमाल का फार्मूला है। आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है और आपको सेमी पैरामीटर दे रखा है, या तो अर्ध परिमाप दे रखा है, या फिर तीनों भुजाएं दे रखी है, वो हम निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। इसका उल्टा, आपको इन रेडियस ना देकर सरकम रेडियस दे रखी है। अब आप कहोगे कि सर ये सरकम रेडियस क्या है। सरकम रेडियस होती है, अगर इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाऊं, इस त्रिभुज के एक बाहर वृत्त बनाऊं और उसकी त्रिज्या दे रखी है, उसको सरकम रेडियस बोलते हैं और बड़े आर से डिनोट करते हैं। अगर इसी ट्रायंगल की बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं की गुणा कर देंगे, ABC तीनों भुजाओं की गुणा कर देंगे, इसकी रेडियस के 4 गुणे से भाग कर देंगे। ये लो, ये 2 फार्मूले की डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनका डिटेल समझाऊंगा, बेवजह आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। बस ऐसे ही याद रखेंगे ये 2 फार्मूले। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी हो तो सेमी पैरामीटर से गुणा करके क्षेत्रफल निकाल देंगे इस त्रिभुज का।
अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो तो तीनों भुजाओं के ऊपर गुणा करेंगे, नीचे त्रिज्या के 4 गुणे से भाग कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मैंने फिलहाल किसी भी इस त्रिभुज का कोई नाम नहीं रखा है, ये त्रिभुज कोई भी हो सकती है। एक और भी तरीका हो सकता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जिसको हम बोलते हैं हीरोज फार्मूला। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपको पता है, और वैसे तो ये स्केलन ट्रायंगल के लिए है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए है, जब एक त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग दे रखी हो आपको, तो उसका क्षेत्रफल सबसे बेस्ट तरीका होता है हीरोज फार्मूला। वो क्या होता है? अंडर रूट। आपने एस निकाल रखा है, सेमी पैरामीटर निकाल रखा है पहले, वो फिर क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर की गुणा में सेमी पैरामीटर माइनस पहली भुजा, सेमी पैरामीटर माइनस दूसरी भुजा, सेमी पैरामीटर माइनस तीसरी भुजा, इसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है, वो ट्रायंगल कोई भी हो सकती है। अब तक जो मैंने फार्मूले बताए हैं वो कोई भी त्रिभुज हो, वो उसका नाम स्पेसिफाई नहीं करा, वो त्रिभुज कैसी भी हो सकती है, इतने तरीकों से उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। पेरीमीटर के लिए कुछ नहीं, सारी भुजाओं का जोड़ पेरीमीटर होता है। अब त्रिभुज को कुछ स्पेसिफाई करते हैं। अगर आपकी ट्रायंगल बता रखी हो आपको कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा? 3a हो जाएगा, सारी भुजाओं का जोड़। परिमाप मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी एक ऊंचाई बना लूंगा भाई ऊपर से, इस तरीके से इसकी एक ऊंचाई बना दूंगा, और इसकी ऊंचाई इसके नीचे वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। कहने का मतलब अगर ये पूरी a है तो इधर वाली a/2 आ जाएगी, और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। अगर मैं इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ऊंचाई निकल के आ जाएगी √3/2a। अब मेरे से ये मत पूछना कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाई जाती है। कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग, वो जोड़ के घटा करके निकालोगे तो ये आ जाएगा √3/2a। अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी हो तो √3/2a होता है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, अगर उसमें ऊंचाई दे रखी हो तो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है इसका a और ऊंचाई है √3/2a। फार्मूला लगाया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर इसको हल करूं तो √3/4 और a की 2 आ जाएगा। ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। √3/4 a की 2, a है उसकी भुजा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक रेशियो बता रहा हूं आपको, 99% साधारण आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका एक रेशियो याद रखेंगे आप, किसका? साइड, मीडियन या हाइट, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस समझ गए, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, इनका सभी का एक रेशियो याद रखेंगे। अगर उसकी भुजा a है तो ऊंचाई होगी √3/2a, उसकी सरकम रेडियस होगी a/√3 और आपकी इन रेडियस होगी a/2√3। बस इसको याद कर लेना, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी आपकी। कोई भी क्वेश्चन आएगा हमेशा इससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा, इनको याद रख लेना बस। ठीक है जी, ये था आपका कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया निकालने का तरीका। अब इससे अलग किसी ट्रायंगल पे जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है ट्रायंगल से रिलेटेड, इससे अलग आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे इससे आगे है हमारी क्वाड्रिलेटरल्स, जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। एक चीज और बताऊं आपको, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं क्षेत्रफल निकालने का सर्कल का। सर्कल सारी 3D आकृतियों में लगभग आ जाता है, सिलेंडर में आ गया, कोन में आ गया, गोले में आ गया,
तो सर्कल का एक बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का, वो वीडियो के लास्ट में इसके बाद आएगा, उसको जरूर ध्यान से देखना। आपकी क्वाड्रिलेटरल जो होती है ना वो 5 प्रकार की होती है, मैं 5 प्रकार की बनाने की कोशिश करता हूं। पहला वर्ग, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा आपका समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आपका समचतुर्भुज। ये लीजिए, ये आपकी 4 प्रकार की चतुर्भुज एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद एक और बची हुई है जिसको हम समलंब बोलते हैं, ट्रेपेजियम, उसको अलग से पढ़ेंगे। ये आपकी 4 चतुर्भुज हैं, इनका नाम लिखता हूं। ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये आपकी समांतर चतुर्भुज है, और ये आपकी समचतुर्भुज है। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूं आपको, जो आपको हमेशा याद रखनी है। इन चारों ट्रायंगल्स के आमने सामने की साइड्स इक्वल है। इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स की आमने सामने की साइड्स इक्वल है, आमने सामने के एंगल इक्वल है। इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स की आमने सामने की साइड भी इक्वल है और आमने सामने के एंगल भी इक्वल है। तो सबसे पहला इन सभी का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला वो कैसे आया है, देखिए। आप ये मान लो कि इस ट्रायंगल का, ये इस क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है सामने वाला भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि आमने सामने के आपके एंगल बराबर है। ये साइड ए है और ये साइड बी है, ठीक है। और इसमें मैं एक इसका डायगोनल खींच देता हूं। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं और इसके क्षेत्रफल की बात करूं, तो इसमें मुझे 2 ट्रायंगल नजर आ रही है, एक इधर एक इधर। इसकी भुजाएं भी यही है, ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो कैसे निकलेगा, एक एंगल दे रखा है, उसकी दोनों भुजाएं दे रखी हैं, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1/2 दोनों भुजाओं की गुणा और साइन थीटा। पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ही। सेम ऐसी ही ट्रायंगल इधर बनी हुई है, एंगल भी वही है, साइड भी वही है, इसका मतलब इसको 2 से गुणा कर दूं अगर इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, फिर ये इससे कट जाएगा। तो पहला आपका फार्मूला बन गया a गुणा में b गुणा में साइन थीटा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो इन चारों में से, वर्ग, आयत, समांतर और समचतुर्भुज, तो आपने क्या करना है, इसकी कोई 2 भुजाएं दे रखी हों और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, a गुणा b गुणा में साइन थीटा। इस तरीके से इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका, इन चारों का क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आधार गुणा में ऊंचाई। ऐसा कब होगा, जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए। जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका साइन 90 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आधार और ऊंचाई रह जाएगा। तो इस तरीके से इन चारों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये मैंने इनका मिक्स करके बता दिया। उसके बाद ये चारों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के अलग अलग फार्मूले भी हैं, वो मैं बता चुका हूं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हैं इस तरीके से, तो मैं ये कहूंगा इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, वर्ग में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है। अगर मैं इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या आएगा, इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, तो बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन को तो गुणा करने की जरूरत रही नहीं, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया है, बस इन दोनों को गुणा करना है, a गुणा a, इसका क्षेत्रफल आ गया। इसीलिए इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये है आयत, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी सारी भुजाएं बराबर थी, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो कैसे निकाल लूं, निकलेगा वही। अब साइन 90 करूंगा तो एक तो हो जाएगा, 90 की तो साइन 90 की तो जरूरत नहीं रही, इन दोनों भुजाओं की गुणा कर दी, इसका क्षेत्रफल आ गया। परिमाप कैसे आएगा इसका, सारी भुजाओं का जोड़, एल एल 2l, बी बी 2b, 2 कॉमन आ जाएगा,
इस तरीके से इसका परिमाप निकलेगा। इसका परिमाप कैसे निकलेगा, सारी भुजाएं बराबर है और रखी तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें इसका क्षेत्रफल बता चुका हूं, अभी बताया, a गुणा में b गुणा में साइन थीटा। लेकिन अगर कल को आप किसकी हाइट दे दी जाए, अलग से इसकी हाइट दे दिया, ये हाइट दे दी, तो आप ध्यान देंगे इसकी हाइट अगर दे दी ना आपको अलग से, ये ऊंचाई है, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। और मैटर करेगा कि आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है। ऊंचाई तो स्पेशल खींची गई है, ये आपको पता लग गया है। और अब की बार आधार वो होगा जिसके ऊपर ये ऊंचाई बनी हुई है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें अलग से ऊंचाई दे देगा वो आपको, और उसका जिस पर ऊंचाई डली हुई है वो आधार दे देगा आपको। ये ऊंचाई ऐसे भी डाली जा सकती थी, फिर क्या होगा, ये ऊंचाई फिर इसका ये आधार हो जाएगा, ये ऐसे भी इसका क्षेत्रफल निकलेगा। वो ऊंचाई मैटर करेगी, जो जहां से ऊंचाई डाली जाएगी, जिस पर ऊंचाई डाली जाएगी वही आधार हो जाएगा। ठीक है, अब है समचतुर्भुज। ऐसे तो निकाल ही सकते हैं क्षेत्रफल, लेकिन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका बताता हूं आपको। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जिस भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हो, जिस भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हो, उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा में d1 गुणा में d2। जिस भी चतुर्भुज का विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हो, उसका क्षेत्रफल होता है उन दोनों विकर्णों की गुणा बटे में 2। जिस भी चतुर्भुज के, चाहे वो वर्ग भी हो, जिस भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो उसका क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों की गुणा बटे में 2। एक और चीज बता देता हूं इसके बारे में, इसके विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं, सभी के करते हैं, चारों चतुर्भुजों के करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट का मतलब ये है, इस डायगोनल का जितना हिस्सा ऊपर है इतना ही नीचे है, जितना इस डायगोनल का इधर है इतना इधर है। इन दोनों आकृतियों की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इनकी आमने सामने की तो है ही, लेकिन चारों भुजाएं भी बराबर हैं इनकी। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए ए ए ए। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें। ये है आपका इधर वाला d1/2, दूसरा है d2/2। आप इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी साइड निकाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आपको एक विकर्ण दे दिया जाएगा या फिर दोनों विकर्ण देकर भुजा पूछ ली जाएगी। ये फार्मूला रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। भुजा का वर्ग बराबर होगा एक विकर्ण के आधे का वर्ग, क्योंकि ऊपर आधा ही विकर्ण है, आधे का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग। इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने 4 चतुर्भुज थी, चारों का अलग अलग क्षेत्रफल बता दिया। इकट्ठा क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो भी बता दिया आपको। परिमाप के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारी भुजाओं को जोड़ो, आपका परिमाप आ जाएगा। अब एक लास्ट आकृति बची हुई है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आकृति सर्कल। इसके बारे में दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले इसमें एक रेडियस होती है। रेडियस क्या होती है, इसके सेंटर को अगर इसकी सरकमफ्रेंस में मिला दें तो इसकी रेडियस होती है। अगर इसकी एक सरकमफ्रेंस को दूसरी सरकमफ्रेंस से मिलाएं और वो सेंटर से होके जाए तो ये आपका व्यास होता है, डायमीटर होता है। और डायमीटर हमेशा रेडियस का 2 गुना होता है। ठीक है, इसकी बाउंड्री की लंबाई को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। वो होता है इसकी बाउंड्री की लंबाई, जो निकलता है 2πr। कैसे निकलता है, 2πr। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना तो निकलता है πr²। इसका क्षेत्रफल निकलता है πr²। कई बार, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, सबको पता है, कई बार इस
वृत्त के छोटे से खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है आपसे। ऐसे वृत्त बना हुआ है, वो आपको क्या करेगा, ये बोल देगा कि इसके इस खंड का क्षेत्रफल निकालो, इस खंड का क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले आपको जिस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसको बोलते हैं सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड। अगर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे? पहले आपने निकालना है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है। एक वृत्त में कुल एंगल कितने होते हैं? टोटल एंगल कितने होते हैं? टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री। ये आपका क्षेत्रफल 360 डिग्री का है। अगर इसको मैं 360 से भाग कर दूं तो 1 डिग्री का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री का क्षेत्रफल है। अगर 360 से भाग कर दूं तो 1 डिग्री का आ जाएगा। और आपसे जितने डिग्री का पूछ रखा है उससे गुणा कर देना बस। थीटा डिग्री, थीटा का पूछ रखा है ना, तो थीटा से गुणा कर दिया। ऐसे ही कई बार आपसे इस की लंबाई पूछ लेगा। इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आर्क बोलते हैं। इसको आर्क, हिंदी में इसको बोलते हैं, अब हिंदी में मुझे याद नहीं आएगा, इंग्लिश में काम चला लो। इस आर्क की लंबाई पूछ ली जाएगी आपसे। इस आर्क की लंबाई कैसे निकाल लेंगे? टोटल आपकी बाउंड्री की लंबाई है 2 पाई आर। देखिए हमने अभी पूरी बाउंड्री की लंबाई है 2 पाई आर। ये कितनी बाउंड्री पर है? 360 डिग्री की बाउंड्री है ये। अगर मैं 360 से भाग कर दूं तो 1 डिग्री की बाउंड्री की लंबाई आ जाएगी और जितने डिग्री के चाहिए उससे गुणा कर दो। ये लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वो डायरेक्ट ऐसा ही बोल दे, अर्धवृत्त तो नहीं है भाई, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे दे दे आपको, ये है अर्धवृत्त। आपसे बोले कि इस अर्धवृत्त की सरकमफ्रेंस बताओ। सरकमफ्रेंस मतलब ये वाली बाउंड्री कितनी हो जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस? इसकी सरकमफ्रेंस निकालने का तरीका रहेगा, पूरे वृत्त की सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, इसको 2 से भाग कर देंगे क्योंकि ये अर्धवृत्त है। ये आपका वृत्त था, सर्कल था, ये आपका अर्धवृत्त है। तो अगर इसकी सरकमफ्रेंस पूछी जाती है तो वो हो जाएगा आपका पाई आर। 2 से भाग कर दिया। एक बात ध्यान रखेंगे, आपकी सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पूरी बाउंड्री की लंबाई। अब इसकी बाउंड्री ये थोड़ी ना है, साथ में ये भी है, इस बाउंड्री की लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा। और ये क्या है? इसका व्यास है 2r है, वो भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। r कॉमन ले लिया। इस तरीके से इस अर्धवृत्त की आपकी परिधि निकलती है, सरकमफ्रेंस निकलती है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसका आपसे एरिया पूछ लिया जाए, एरिया में कुछ नहीं है, टोटल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, 2 से भाग। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आखिर में बताया है। मैंने अपनी तरफ से सारी आकृतियों का क्षेत्रफल और पेरीमीटर और आयतन के फार्मूले बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और कोई नया टॉपिक चाहिए आपको तो जरूर बताएं, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं। आप एस्टेट, टीजीटी या पीआरटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी आपको मैंने बताया अभी 10 सेट में और आपको अपने ऐप पर भी दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।